लड़की, हटाओ इसे अभी के अभी। साहब, मुझे जेल में डाल देना, फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बार जांच करवा लीजिए। सुल्तानपुर शहर के लिए 15 अगस्त 2024 की सुबह किसी त्योहार से कम नहीं थी। आज वह दिन था जिसका इंतजार शहरवासी पिछले 5 सालों से कर रहे थे। गोमती नदी के ऊपर बना 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर आज जनता को सौंपा जाने वाला था। शहर को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। सड़कों पर छूने की सफेद लकीरें खींची गई थी। बिजली के हर खंभे पर तिरंगे लहरा रहे थे और हवा में देशभक्ति गीतों की गूंज थी। चौराहे पर लगे विशाल होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री जगदीश प्रसाद की हाथ जोड़े हुए तस्वीरें थीं, जिनके नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, विकास का नया सूर्योदय। 125 करोड़ की लागत से बना आधुनिक तकनीक का बेजोड़ नमूना मंच सज चुका था। वीआईपी कुर्सियों पर शहर के कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े ठेकेदार अपनी सफेद पोशाकों में ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने ही अपने हाथों से यह पुल बनाया हो। इत्र की खुशबू और वातानुकूलित हवा के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन इस चकाचौंध और खुशबू से बहुत दूर पुल के नीचे की दुनिया एकदम अलग थी। वहां धूल थी, अंधेरा था और पसीने की गंध थी। इसी अंधेरे में 18 साल की रोशनी अपने सिर पर मलबे से भरा तसला लिए खड़ी थी। रोशनी का शरीर दुबला पतला था, धूप से त्वचा सांवली पड़ गई थी और हथेलियां ईंट पत्थर उठाते उठाते सख्त हो चुकी थी। वह इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली एक दिहाड़ी मजदूर थी। रोशनी के पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास वो हुनर था जो किताबों में नहीं मिलता। उसके पिता रामदीन शहर के सबसे काबिल राजमिस्त्री माने जाते थे। रोशनी ने चलना बाद में सीखा था, पहले उसने करनी और साहुल प्लम बॉब पकड़ना सीखा था। पिता अक्सर उसे काम सिखाते हुए कहते थे, बिटिया, इमारत की मजबूती उसके रंग रोगन में नहीं, उसकी हड्डियों यानी सरिये और कंक्रीट में होती है। जब तुम मसाले को छुओ तो उसे महसूस करो। अगर रेत और सीमेंट का मेल सही नहीं है तो समझ लो कि वो इमारत नहीं, एक धोखा है। पिता की एक हादसे में मौत के बाद वही तसला और करनी रोशनी की विरासत बन गए थे। दोपहर के 11:30 बज चुके थे। मंत्री जी का काफिला आने ही वाला था। रोशनी अपना काम खत्म कर पिलर नंबर 12 के पास सुस्ताने के लिए बैठी। यह पिलर पूरे फ्लाईओवर का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा था, क्योंकि यहीं से पुल गोमती नदी की तरफ मुड़ता था। अचानक रोशनी की नजर पिलर के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां ताजा पेंट किया गया था, लेकिन पेंट के नीचे से कुछ अजीब सा पाउडर झर रहा था। रोशनी का माथा ठनका। उसने इधर उधर देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर उस जगह को गौर से देखने लगी। उसने अपनी उंगली से उस हिस्से को थोड़ा कुरेदा। हैरानी की बात थी कि कंक्रीट पत्थर जैसा सख्त होने के बजाय बिस्किट की तरह भुरभुरा होकर उसके हाथ में आ गया। रोशनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और डरते डरते उसे पिलर में चुभाया। लोहे की छड़ पिलर के अंदर ऐसे धंस गई जैसे वह गीली मिट्टी का ढेर हो। अंदर से गिट्टी नहीं, बल्कि सिर्फ लाल रेत बाहर निकलकर गिरने लगी। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये पिलर अंदर से खोखला है। ठेकेदार और इंजीनियरों ने करोड़ों का सीमेंट खाकर पिलर में सिर्फ रेत भर दी थी। तभी पुल के ऊपर हलचल हुई। सुरक्षा जांच के लिए ऊपर से पुलिस के भारी वज्र वाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुजरने लगी। जैसे ही गाड़ियों का भार पिलर नंबर 12 पर पड़ा, पिलर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, कड कड कड। रोशनी ने अपना कान पिलर से सटाया। उसे महसूस हुआ कि पिलर कांप रहा है। यह कंपन किसी मजबूत ढांचे का नहीं, बल्कि दम तोड़ते हुए कमजोर ढांचे का था। रोशनी की आंखों के सामने तबाही का मंजर तैर गया। अगर अभी मंत्री जी का काफिला और उनके पीछे जनता की सैकड़ों गाड़ियां इस पर चढ़ी, तो यह पिलर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हजारों लोग मारे जाएंगे। रोशनी ने तसला वहीं फेंका और नंगे पांव सड़क की तरफ भागी। उसके फटे हुए चप्पल रास्ते में ही कहीं छूट गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह दौड़ते हुए सुरक्षा घेरे के पास पहुंची, जहां हवलदार तिवारी मुंह में पान दबाए डंडा फटकार रहे थे। रोशनी ने हांफते हुए, लगभग चीखते हुए कहा, साहब साहब रोकिए, पुल मत खोलिए। पिलर नंबर 12 टूटने वाला है साहब, वह अंदर से पूरा खोखला है। हवलदार तिवारी ने अपनी तौंद पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक धूल से सनी फटे कपड़ों वाली मजदूर लड़की उन्हें ज्ञान दे रही थी। यह बात उनके अहंकार को चुभ गई।
ए पगली, तिवारी ने डंडा हवा में लहराया। भांग खा रखी है क्या? बड़े बड़े इंजीनियरों ने पास किया है इसे। चल भाग यहां से, मंत्री जी आ रहे हैं। भीख मांगनी है तो पीछे जा। रोशनी ने उनके पैर पकड़ने की कोशिश की। साहब, मैं भीख नहीं मांग रही। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिलर कांप रहा है। उसमें सीमेंट नहीं है साहब, कसम से हजारों लोग मर जाएंगे। तिवारी ने उसे जोर से धक्का दिया। रोशनी सड़क पर जा गिरी। उसकी कोहनी और घुटने छिल गए, खून रिसने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दर्द के नहीं बल्कि बेबसी के। उसने देखा कि तिवारी एक बड़ी कार वाले से हंसकर बात कर रहा था और उसे वीआईपी पास दे रहा था। रोशनी समझ गई कि नीचे वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसे उस मंच पर जाना होगा जहां फैसला लेने वाले बैठे हैं। समय बहुत कम था। सायरन की आवाजें पास आ रही थी। रोशनी ने आंसुओं को पोंछा और एक नया रास्ता चुना। वह पुलिस की नजरों से बचते हुए झाड़ियों के बीच से रैंकर मंच के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां लोहे की ऊंची जाली थी। रोशनी के हाथों में छाले थे, फिर भी उसने जाली को जकड़ा और किसी तरह ऊपर चढ़ गई। उसकी साड़ी का पल्लू फट गया, हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन वह रुकी नहीं। मंच पर मुख्य इंजीनियर सक्सेना माइक पर अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे कह रहे थे, यह पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। तभी मंच के पीछे से धूल और खून में सनी रोशनी किसी तूफान की तरह दौड़ती हुई आई और सीधे कलेक्टर साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन रोशनी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ये नाटक, ये पुल नहीं, मौत का कुआं है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सैकड़ों कैमरे रोशनी की तरफ घूम गए। इंजीनियर सक्सेना का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से से लाल हो उठा। कौन है यह लड़की? हटाओ इसे, सक्सेना चिल्लाया। दो कमांडो ने रोशनी के हाथ पीछे मरोड़ दिए। रोशनी दर्द से कराह उठी, लेकिन उसकी आवाज में कंपन नहीं था। उसने सीधे सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर पिलर कहा, नंबर 12 में आपने M40 कंक्रीट की जगह सिर्फ रेत भरवाई है। वो पिलर अभी गाड़ियों के लोड से कांप रहा था। अगर मंत्री जी की गाड़ी ऊपर गई तो उनकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। रोशनी की आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि कलेक्टर अवाक रह गए, लेकिन सक्सेना ने बात को संभालते हुए कहा, सर, यह सब विपक्ष की चाल है। इस गंगवार लड़की को पैसे देकर भेजा गया है ताकि हमारे शुभ काम में बाधा डाल सके। इसे ले जाओ और बंद करो। रोशनी ने छटपटाते हुए कहा, साहब, मुझे जेल में डाल देना, फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बार जांच करवा लीजिए। भगवान के लिए लोगों की जान मत लीजिए। लेकिन आदेश मिल चुका था। पुलिस वाले रोशनी को घसीटते हुए मंच से नीचे ले गए और एक जीप में डाल दिया। उधर सायरन की तेज आवाज के साथ मंत्री जगदीश प्रसाद का काफिला आ पहुंचा। मंत्री जी मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे। रोशनी के हंगामे के कारण उद्घाटन में 15 मिनट की देरी हो चुकी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मंत्री जी ने कैंची से लाल फीता काट दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। मंत्री जी अपनी भारी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे। काफिला धीरे धीरे पुल पर चढ़ने लगा। सबसे आगे पुलिस की गाड़ियां, फिर मंत्री जी और पीछे उनके समर्थकों की 10 भारी गाड़ियां। जीप में बैठी रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिए। वह जानती थी कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही मंत्री जी की गाड़ी पिलर नंबर 12 के ठीक ऊपर पहुंची और एक साथ कई भारी गाड़ियां उस स्पैन हिस्से पर आईं, अचानक एक ऐसी भयानक आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो। धड़ाम! सड़क के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ी। लोहे के सरिये चीखने लगे और देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा हवा में झूल गया। पिलर नंबर 12 रेत के ढेर की तरह बिखर गया। मंत्री जी की गाड़ी का आधा हिस्सा हवा में लटक गया, जबकि पीछे चल रही 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां सीधे 40 फीट नीचे जमीन पर आ गिरी। धूल का एक विशाल गुबार उठा जिसने सब कुछ ढक दिया। चीख पुकार मच गई। जो लोग अभी तालियां बजा रहे थे वे बदहवास होकर भागने लगे। धूल छंटने पर जो मंजर दिखा वह दिल दहला देने वाला था। पुल का 60 फीट का हिस्सा गायब था। नीचे गिरी गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके थे। गनीमत यह रही कि रोशनी के हंगामे की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह नहीं खोला गया था, वरना उस वक्त पुल पर सैकड़ों गाड़ियां होती और मरने वालों की संख्या अनगिनत होती। मंत्री जी को सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल लटकती हुई गाड़ी से बाहर निकाला। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर भागते हुए नीचे पहुंचे। इंजीनियर सक्सेना भीड़ का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया।
तभी कलेक्टर की नजर पुलिस जीप में बैठी रोशनी पर पड़ी। वह अभी भी सिहर रही थी। कलेक्टर दौड़े हुए उसके पास गए और खुद दरवाजा खोला। उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। उन्होंने भरे गले से कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी गंदे कपड़ों को देखा, लेकिन तुम्हारी साफ नीयत को नहीं देख पाए। हमने एक भ्रष्ट इंजीनियर की डिग्री पर भरोसा किया और तुम्हारे अनुभव को ठुकरा दिया। आज अगर तुम न होती तो यह शहर शमशान बन जाता। शाम तक यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने रोशनी को घेर लिया। हर चैनल पर उसी का चेहरा था। एक पत्रकार ने माइक आगे करते हुए पूछा, रोशनी, बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए, तुम्हें कैसे पता चला कि यह पुल गिर जाएगा? रोशनी ने अपने आंसुओं को पोंछा और कैमरे की तरफ देखकर कहा, साहब, मेरे बाबूजी कहते थे कि बेईमानी की ईंटें कभी एक दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। जब मैंने उस पिलर को छुआ तो वह रो रहा था। वह कांप रहा था क्योंकि उसके पेट में सीमेंट नहीं, पाप भरा था। आज पुल नहीं गिरा है साहब, आज सिस्टम का घमंड गिरा है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पिलर में 80% रेत और केवल 20% घटिया सीमेंट मिला। मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। इंजीनियर सक्सेना और ठेकेदार को उम्र कैद की सजा हुई। सरकार ने अपनी गलती सुधारने के लिए रोशनी को वीरता पुरस्कार और 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। रोशनी को सम्मान लेने के लिए कलेक्ट्रेट बुलाया गया। जब कलेक्टर ने उसे चेक दिया तो रोशनी ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। यह पैसा उन लोगों के इलाज में लगा दीजिए जो नीचे गिरी गाड़ियों में घायल हुए हैं। कलेक्टर हैरान रह गए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए बेटी? सरकार तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है। रोशनी ने दृढ़ता से कहा, बस एक वादा चाहिए साहब। अगली बार जब मेरे शहर में कोई स्कूल या पुल बने तो ठेका किसी नेता के रिश्तेदार को नहीं, बल्कि उस इंसान को मिले जिसके हाथों में सीमेंट हो, लालच नहीं। हम मजदूरों के पसीने का मजाक मत उड़ाइए। ईंटों में ईमान मिलाइए साहब, रेत नहीं। इतना कहकर रोशनी ने अपनी पुरानी शॉल कंधे पर डाली और वहां से निकल गई। वह आज भी सुल्तानपुर में मजदूरी करती है, लेकिन अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं है। अब जब वह किसी साइट पर काम करती है तो ठेकेदार और इंजीनियर 100 बार सोचते हैं कि कहीं रोशनी देख तो नहीं रही। उस गिरे हुए पुल की जगह अब एक नया पुल बन रहा है और लोग कहते हैं कि इसकी निगरानी कोई इंजीनियर नहीं बल्कि खुद रोशनी करती है। शहर ने उसे अपना नाम दिया है, सुल्तानपुर की बेटी। इस कहानी से एक ही बात समझ आती है, सच्चाई के लिए किसी कुर्सी या पद की जरूरत नहीं होती। एक साधारण इंसान की साफ नीयत भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े महलों को हिला सकती है।